हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थॉमसन मॉडल की और रदरफोर्ड मॉडल में अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। ठीक है ना। हमने देखा कि जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट की गोल्ड फॉयल पे तो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे चले गए। ये हमारे थॉमसन मॉडल को ऑबे नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो लेस देन 1 डिग्री से आपके डेविएट हुए। थाउजेंड्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 से डेविएट हुआ, और सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से डेविएट हुआ। ये हमारा एक ग्राफ था नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और एंगल के बीच में, स्कैटरिंग एंगल के बीच में। और कल हमने बात की थी कि इसका एक फार्मूला डिराइव किया था न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का ये है स्कैटरिंग फार्मूला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्कैटरिंग फार्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल रीच कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में थिकनेस ऑफ द फॉयल, जितनी फॉयल की थिकनेस है, इनटू जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर, 4 पावर ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2। सॉरी, वेट ए मिनट। साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला। यूजुअली इतने बड़े स्कैटरिंग फार्मूले की हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग इस पे आते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड आर आल्सो ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ साइन। ठीक है ना। तो ये आपके पास में है स्कैटरिंग फार्मूला। इंडिविजुअल आपको हर एक सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। एन आई यहाँ पर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट, एन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम गोल्ड फॉयल के, टी है थिकनेस ऑफ द फॉयल, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, आर डिस्टेंस हो गई, साइन क्या हो गया आपके पास में 4th पावर। ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना आर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द फॉयल। ठीक है ना। स्क्रीन जो हमने, मान लो ये गोल्ड फॉयल थी, पीछे स्क्रीन लगाई थी, ये डिस्टेंस है आपके पास में यार। ठीक है। ज़्यादातर यूज़ इसकी शॉर्ट वर्जन का होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बीसी के ऊपर बनते हैं ज़्यादातर टाइम पर। ठीक है। ये था स्कैटरिंग फार्मूला। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर की। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अभी इसी सेशन में सीबीएसई में इस डायग्राम से क्वेश्चन आपका किया गया है। ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, ये एक अल्फा पार्टिकल आया, मैंने क्या किया, इस न्यूक्लियस से इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? किसी भी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर पे न्यूक्लियस से हमने क्या कर दिया है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी है किसके ऊपर? किसी भी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर। ठीक है ना। तो किसी भी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर पे जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हो न्यूक्लियस से, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। डायग्राम में आपको क्लियर दिख ही रहा है, ये मेरा टारगेट न्यूक्लियस था और ये क्या है मेरे पास में, मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इनकी ट्रैजेक्टरी पे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए सीबीएसई ने जो पूछा था वो पूछा था कि भाई अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी एक्सप्लेन करो जब हमने उन्हें बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो देखिए ट्रैजेक्टरी यहाँ से, अब इम्पैक्ट पैरामीटर्स की ट्रैजेक्टरी बता रहा है। क्या बता रहा है? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है बहुत ही कम, मिनिमम, तो जो स्कैटरिंग एंगल है वो होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल कितना था? 180 डिग्री के अप्रोक्स। ट्रैजेक्टरी बता दी। यानी कि अगर बी की वैल्यू बहुत ही कम है तो देखो ये पार्टिकल, ये वाला, इसके लिए बी की वैल्यू बहुत ही कम है, ये पार्टिकल सीधा गया और अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, वापस यहीं पर आ गया। ठीक है ना। तो एक तो ये थी ट्रैजेक्टरी की बात। ओके, दूसरी बात क्या थी? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है मैक्सिमम, तो जो स्कैटरिंग एंगल आपके पास में प्रेजेंट होगा, जो स्कैटरिंग एंगल आपके पास में होगा, वो जो स्कैटरिंग एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
मिनिमम, यानी कि जो थीटा है जिससे ये डेविएट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, पार्टिकल्स अनडेविएटेड जाएंगे। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से ये मेरा सबसे दूर वाला है, तो इसके ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी है, ये मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर बन गया और ये सीधा चला गया, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना था, 0। ठीक है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा, इसके बारे में आइडिया हमें कौन दे रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये ट्रेजेक्ट्री मैंने ड्रॉ कर रखी है अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर्स के लिए। इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, दिख जाए ट्रेजेक्ट्रीज। ठीक है ना। तो ये ट्रेजेक्ट्री मैंने ड्रॉ कर रखी हैं आपके इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बताएंगी। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम है तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से रिट्रेस कर जाएगा अपने पाथ को, और अगर ये मैक्सिमम है तो अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए चला जाएगा। ठीक है। अब चलिए जरा आगे देखते हैं। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले रदरफोर्ड का इस एक्सपेरिमेंट के बाद में एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को देख के, इसके रिजल्ट को देख के क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास में एक पीस ऑफ पेपर है और आपने इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक बुलेट फायर कर दी, बुलेट इस पेपर से टकराई, वापस आई और दोबारा आकर के आपको ही हिट कर दिया। ठीक है ना। देख लीजिए, It was an incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you। ठीक है ना। अब उन्होंने ये क्यों कहा, किस पर्सपेक्टिव में कहा, तो देखिए उन्होंने कुछ इसको कहने के पीछे जो लॉजिक था, बड़ा ही लॉजिकल बात है ये। उन्होंने ये कुछ इसलिए कहा क्योंकि देखो आपके पास में एटम है, आपने रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है, अल्फा पार्टिकल आए और सीधे चले गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर एटम के बीच में एक जगह ऐसी है कि अगर मेरे अल्फा पार्टिकल इसके सामने से आएंगे तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज पार्टिकल की बुलेट को फायर करोगे तो वो इस पॉइंट पे जाएगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल को एक लार्ज फोर्स इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब यहीं से उन्होंने आइडिया लगाया कि जो एटम है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है और उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है, बल्कि वो उसके एक स्मॉल से रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना। और उसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लियस, कि ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब कंक्लूजन देखते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन तो उन्होंने क्या निकाला कि मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है ना। बट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम in a small region known as nucleus। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि एक स्मॉल से रीजन के अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। थॉमसन मॉडल यहाँ पर फेल हो गया। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से, लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं किसकी तरफ, सन की तरफ। ठीक है ना। अब उन्होंने तीसरा कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने तीसरे कंक्लूजन में कहा कि मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादा सारा स्पेस क्या है एटम के अंदर, वो है एम्प्टी। ठीक है ना, समझ गए। और
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला, ये हमारे समझ में आ गया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो जिस पाथ पे गए उसी से वापस आ गए। पर दूसरे कंक्लूजन के पीछे लॉजिक क्या था, अब इसको कुछ ऐसा समझिए, मतलब थ्योरी कैसे बनी है। भाई मान लो मेरे पास में ये रहा एक न्यूक्लियस, यहाँ पर है मेरा एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पास रखे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा और इसके साथ कोलैप्स कर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो कूलम फोर्स है, जिसको आप कहते हो Q1Q2/r², ये कूलम फोर्स यूटिलाइज हो रहा है किसी फॉर्म में ताकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट ना कर सकें। और वो जो फॉर्म है वो क्या है, वो है सर्कुलर मोशन। यानी कि ये कूलम फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहें, मोशन करते रहें। तो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, वो कौन दे रहा है, कूलम्स फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्स यूटिलाइज हो जाता है रिवॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इनहेलेट नहीं करते हैं, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कूलम फोर्स को अगर आप लिखना चाहें तो कह सकते हैं Q1 पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है E इनटू में। Q2 दूसरा पार्टिकल कौन है मेरा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो E के बराबर, पर क्या अब तक कितने प्रोटॉन हैं, तो क्या आ जाएगा ZE, और डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R²। ठीक है, समझ गए।